डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर उठा वीरेन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई नो होता है ऐसा। जब कुछ चीजें सडनली हो तो आदमी का दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। जैसे अभी आप अपना मेंटली बैलेंस खो बैठे हैं, बट डोंट वरी, लंदन में बहुत अच्छे अच्छे मेंटल असाइलम है जिनमें एक आधी शीट आपके लिए खाली मिल जाएगी। आई मीन बैड। इतना बोल वो चुप हो गई। कुछ पल रुककर माया ने मासूम भरी स्माइल अपने होंठों पर चिपका कर कहा, आई एम वेरी सॉरी यू आर लिविंग, बट जाना तो पड़ेगा ना। बोलते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और वो किसी को कॉल करने लगी। तभी सुमित्रा ने जल्दी से आगे बढ़ माया के हाथ से फ़ोन छीनकर फ्लोर पर पटक दिया। माया के हाथ वैसे के वैसे ही रह गए और अचानक ही उसका ऑरा सर्द होने लगा। सुमित्रा गुस्से से कांपते हुए माया को देख रही थी। मिसेज खुराना, ये क्या बदतमीजी है, आप क्या कर रही है? फीमेल ऑफिसर ने सुमित्रा को देखकर कहा। सुमित्रा ने झट से ऑफिसर की तरफ देखा और वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, सॉरी मैम, बट माया मेंटल असाइलम में कॉल कर रही थी और हम उसे वहाँ कैसे कॉल करने दे जबकि यहाँ कोई पागल नहीं है। वीरेन जी जो कह रहे हैं वो सच है। ये बिजनेस हमारा है और पेपर्स नकली है जिन्हें माया जबरदस्ती रियल बनाने की कोशिश कर रही है। बोलते हुए उसकी नज़रें माया पर आकर ठहर गई। देखिए, हम यहाँ फालतू का तमाशा देखने नहीं आए हैं जो आप सब ऐसे तमाशा कर रहे हो। अगर ये घर आपका है तो फिर आप सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, फिर चाहे मर्जी से या बिना मर्जी के। मेल ऑफिसर ने हल्के गुस्से से अभिमान, आरशी और माया को देखकर कहा। उसने कुछ पल उन तीनों को देखा और फिर वीरेन को देखकर कहा, और अगर ये बिजनेस मिस्टर अभिमान खुराना का है तो आप जबरदस्ती उस पर अपना लीगली हक नहीं जमा सकते हैं। रही इन पेपर्स की बात, तो आप शायद इन लॉयर को जानते नहीं हैं। ये लंदन के फेमस लॉयर है और मुझे नहीं लगता है इतने फेमस होने के बाद ये फ्लोर जैसा कुछ काम करेंगे। बोलते हुए उसने एक नज़र सोफे पर बैठे वकील को देखा और फिर टेबल पर पड़े पेपर्स उठा गौर से उन पेपर्स को देखने लगा। ऑफिसर की बात सुनकर वीरेन, टिया और सुमित्रा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वीरेन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे पता था कि सारा बिजनेस अभिमान के नाम है और पेपर्स भी असली ही है, बट वो दूसरों की आंखों में धूल झोंक रहा था जो कि इम्पॉसिबल काम था। ऑफिसर ने कुछ पल पेपर्स रीड किए और फिर उन्हें वीरेन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सी मिस्टर वीरेन खुराना, ये पेपर्स रियल है और इन पर अभिमान खुराना के साइन भी है जो कि बता रहे हैं कि खुराना एम्पायर का बिजनेस इन्होंने ही शुरू किया था और आप बस उनके पार्टनर थे, उसके अलावा कुछ नहीं। आप पार्टनरशिप में तब तक रह सकते हैं जब तक अभिमान खुराना चाहे, उसके अलावा आपका बिजनेस पर कोई हक नहीं है। बोलते हुए ऑफिसर वीरेन को पेपर्स पढ़ने का इशारा कर रहा था। वीरेन ने कुछ पल ऑफिसर को देखा और उसके बाद अपने कांपते हाथ पेपर्स की तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वीरेन ने पेपर्स अपने हाथ में लिए और उन्हें पढ़ने लगा। टिया जल्दी से वीरेन के पास आए और उसके हाथ से पेपर्स लेते हुए बोली, क्या है इन पेपर्स में डैड? आई एम श्योर ये पेपर्स नकली ही होंगे क्योंकि ये बिजनेस तो हमारा है। बोलते हुए वो एकदम से रुक गई। उसकी नज़रें पेपर्स को देख रही थी जो कि असली पेपर्स थे। तभी वकील टिया के हाथ से पेपर्स छीनते हुए बोला, बस बहुत देख लिया पेपर्स, और वैसे भी आपके मानने या ना मानने से रियलिटी नहीं बदलने वाली है। आप सब खुराना एम्पायर से अपना जो भी सामान है वो इज्जत से उठा लीजिए, वरना लीगली स्टैंड हमें लेना आता है और उसके बाद आपकी रिपोर्टेशन की जो धज्जियां उड़ेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलते हुए उसकी नज़रें वीरेन को देख रही थी। वीरेन ने एकदम से वकील की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। ऑफिसर का अब यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। उनका यहाँ आना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना था, वो भी सिर्फ वीरेन की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ। तभी माया सोफे पर से खड़ी होते हुए बोली, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आई थिंक अब हमारा यहाँ रहना टाइम ऑफ वेस्ट है और अपना टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप सब रहिए अपने घर में आराम से। बोलते हुए वो अर्शी और अभिमान के पास आ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड चलिए यहाँ से। यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं है। जो लीगली हमारा था वो हमारे पास है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी हुई तो हम इससे भी बेहतर घर बना लेंगे।
खुराना ये पेपर्स रियल है और इन पर अभिमान खुराना के साइन भी है, जो कि बता रहे हैं कि खुराना एम्पायर का बिजनेस इन्होंने ही शुरू किया था और आप बस उनके पार्टनर थे, उसके अलावा कुछ नहीं। आप पार्टनरशिप में तब तक रह सकते हैं जब तक अभिमान खुराना चाहे, उसके अलावा आपका बिजनेस पर कोई हक नहीं है। बोलते हुए ऑफिसर वीरेन को पेपर्स पढ़ने का इशारा कर रहा था। वीरेन ने कुछ पल ऑफिसर को देखा और उसके बाद अपने कांपते हाथ पेपर्स की तरफ बढ़ा दिए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वीरेन ने पेपर्स अपने हाथ में लिए और उन्हें पढ़ने लगा। टिया जल्दी से वीरेन के पास आए और उसके हाथ से पेपर्स लेते हुए बोली, क्या है इन पेपर्स में डैड? आई एम श्योर ये पेपर्स नकली ही होंगे क्योंकि ये बिजनेस तो हमारा है। बोलते हुए वो एकदम से रुक गई। उसकी नजरें पेपर्स को देख रही थी, जो कि असली पेपर्स थे। तभी वकील टिया के हाथ से पेपर्स छीनते हुए बोला, बस बहुत देख लिया पेपर्स, और वैसे भी आपके मानने या ना मानने से रियलिटी नहीं बदलने वाली है। आप सब खुराना एम्पायर से अपना जो भी सामान है वो इज्जत से उठा लीजिए, वरना लीगली स्टैंड हमें लेना आता है और उसके बाद आपकी रिपुटेशन की जो धज्जियां उड़ेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलते हुए उसकी नजरें वीरेन को देख रही थी। वीरेन ने एकदम से वकील की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। ऑफिसर का अब यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। उनका यहाँ आना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना था, वो भी सिर्फ वीरेन की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ। तभी माया सोफे पर से खड़ी होते हुए बोली, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो आई थिंक अब हमारा यहाँ रहना टाइम ऑफ वेस्ट है और अपना टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप सब रहिए अपने घर में आराम से। बोलते हुए वो अर्शी और अभिमान के पास आ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड चलिए यहाँ से। यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं है। जो लीगली हमारा था वो हमारे पास है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी हुई तो हम इससे भी बेहतर घर बना लेंगे। बोलते हुए उसने एक नज़र पूरे घर को देखा और फिर वापस अभिमान और आरशी को देखने लगी। अभिमान हैरानी से बोले, पर बेटा अगर हमने सारा बिजनेस ले लिया तो भाई साहब का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? बोलते हुए उनके फेस पर चिंता भरे एक्सप्रेशन आ गए। ये सुनते माया के माथे पर बल पड़ गया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आप अभी भी इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको बेइज्जत किया, आपसे आपके हक की हर चीज़ छीनी और आज आपको घर से धक्के मारकर बाहर निकालने वाले थे। सीरियसली डैड, आप इतने दयावान हैं, मुझे नहीं पता था, या फिर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो आप बार बार इन लोगों के सामने झुक रहे हैं और ये लोग आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा वीरेन और सुमित्रा को देखा और लास्ट में उसकी नजरें टिया पर आकर ठहर गई। माया की नजरों को देख वे तीनों एकदम से हड़बड़ा गए और उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, वो हमसे बड़े हैं और अगर कभी उन्होंने हमसे कुछ कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़े हैं, उन्हें हक है हमें कहने का, आरशी ने धीरे से कहा। ये सुनते ही माया का पेशेंस जवाब दे गया। वो आरशी और अभिमान के समाने ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, वरना वो वीरेन और सुमित्रा का घमंड 1 मिनट में तोड़ सकती थी। माया में हिम्मत नहीं थी, पर मिशा उसके तो खून में ही हारना नहीं था और किसी की सुनना तो उसे अपने सपने में भी बर्दाश्त नहीं था। माया एकदम से तेज आवाज में बोली, अच्छा बड़े हैं तो कुछ भी बोलने का हक मिल गया उन्हें। वो जो चाहे कर सकते हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। आप बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती, बट सॉरी टू से बड़े हो या छोटे, मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे बड़े गलत हो या छोटे, कोई मैटर नहीं करता है। आपको चलना है चलिए, वरना रहिए यहाँ आराम से और अपनी बेटी को भूल जाएगा कि आपकी माया नाम की कोई बेटी भी थी। बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी तेज और सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए सब कांप गए। माया अभिमान और आरशी से इस लहजे में बात नहीं करना चाहती थी, बट अगर अभी वो शक नहीं बनती तो अभिमान और आरशी खुराना मेंशन छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होते। माया की बात सुनकर अभिमान और आरशी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वही वीरेन, सुमित्रा और टिया, उन तीनों की ही आंखों में अलग सी चमक आ गई। अगर माया यहाँ से चली गई तो वे सब अभिमान और आरशी को यहाँ रहने के लिए आराम से मना लेंगे और एक बार फिर सारा बिजनेस उनके नाम हो जाएगा। इनफैक्ट एक मौका मिलते ही वीरेन बिजनेस के पेपर्स पर अभिमान के साइन करवा सारा बिजनेस अपने नाम करवा लेगा। अभी उन सब के दिमाग में यही चल रहा था। एपिसोड 22, अभिमान मुझे माफ कर दो।
आई नो हमने तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा बिहेव नहीं किया और आज तुम्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, पर तुम्हें तो पता ही है ना हम दिया से कितना प्यार करते हैं। और कल माया ने जो कुछ किया उसके बाद दिया की एंगेजमेंट होते होते रह गई और उसके बाद कामिनी जी का हॉस्पिटल जाना, वो सब एक साथ हो गया और वो भी सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से। हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और हमसे ये सब हो गया। वीरेन रिग्रेट वाले फेस एक्सप्रेशन अपने मुंह पर लिए अभिमान के पास आते हुए बोला। ये सुनते ही माया के चलते कदम रुक गए। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। उसे पता था वीरेन ये सब ड्रामा कर रहा है, इनफैक्ट कोई बच्चा भी वीरेन की एक्टिंग समझ जाता, बट अभिमान की आंखों पर बड़े भाई के प्यार की पट्टी बंधी थी जो कुछ देखने ही नहीं दे रही थी, और इस बार का कैसे फायदा उठाना है ये वीरेन और सुमित्रा को अच्छे से पता था। वीरेन अभिमान के सामने आकर अपना सर झुका खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखों में हल्की नमी लाते हुए बोला, अभिमान तुम्हारे बड़े भाई से गलती हो गई है, प्लीज एक बार हमें माफ कर दो। बोलते हुए उसने सर उठा अभिमान को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। अभिमान जल्दी से वीरेन के हाथ नीचे करते हुए बोले, अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? हम आपसे नाराज नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और ये क्या आप रो रहे हो? बोलते हुए उसकी नजरें वीरेन की नम आंखों को देख रही थी। वीरेन कुछ बोलता उससे पहले ही सुमित्रा जल्दी से उनके पास आए और आरशी का हाथ पकड़ अपनी आवाज में हो सके उतनी नरमी लाते हुए बोली, आरशी तुम भी हमें माफ कर दो। हमने भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते थे कि तुम और अभिमान ये घर छोड़कर चले जाओ। मैंने सुबह वीरेन जी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मेरी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है ना ये गुस्से में किसी की नहीं सुनते हैं। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। तभी दिया भी जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, हाँ छोटी माँ, पापा प्लीज आप घर छोड़कर मत जाए, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कल एंगेजमेंट होते होते रह गई और आज सुबह आप सबका जाना, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की मुझमें हिम्मत नहीं है। बोलते हुए वो जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन माया के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, इन सबको यहाँ नहीं, किसी मूवी के सीन के लिए शूटिंग पर होना चाहिए था। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं सबके सब। बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा पीछे उन सबको देखा और फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अभी माया ने एक कदम ही रखा था, तभी उसे पीछे से अभिमान की आवाज सुनाई दी जो वीरेन से कह रहा था, आई एम सॉरी भाई साहब, भाभी, दिया, बट अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। माया यहाँ नहीं रहेगी और माया को अकेला छोड़कर हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। माया जहाँ रहेगी हम भी वही रहेंगे। हम अपनी बेटी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, बट आप फिक्र मत कीजिए, आपका और हम सबका जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। बोलते हुए अभिमान ने उन सबके सामने हाथ जोड़ लिए। आरशी ने झट से अभिमान की तरफ देखा। उसे नहीं लगा था कि अभिमान यहाँ रहने की बजाय माया के साथ रहना चुनेंगे। वो भी माया के साथ रहना चाहती थी, बट अभिमान के सामने वो कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों को कितने सालों बाद उनकी माया मिली थी जो कि सिर्फ उनकी परवाह करती थी, और अब वे उस माया को अकेले इस दुनिया में नहीं छोड़ सकते थे। आरशी धीरे से बोली, अभिमान जी। इतना बोल वो चुप हो गई और उसने अभिमान का हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने एक नज़र नीचे अपने और आरशी के हाथ को देखा और फिर आरशी के चेहरे को देखने लगा जो हाँ में अपनी पलकें झपका इशारा कर रही थी। अभिमान की बात सुन वीरेन, सुमित्रा और दिया के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए। सुमित्रा जल्दी से बोली, अभिमान ये तुम क्या बोल रहे हो? माया भी हम सबके साथ यही रहेगी, उसे हम कहीं और क्यों रहने देंगे? आई नो वो थोड़ी जिद्दी है, बट है तो वो हमारी भी बेटी ना। हम उसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने दे सकते हैं। बोलते हुए उसने डोर की तरफ माया को देखा जिसकी उसे पीठ दिखाई दे रही थी। सुमित्रा जल्दी से माया की तरफ जाने को होती है, तभी उसके कानों में माया की तेज आवाज पड़ी, मॉम डैड, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया तो क्या हम चल सकते हैं यहाँ से? एंड मैसेज खुराना, मेरे पास आकर मेलो ड्रामा करने की सोचना भी मत। आपकी एक्टिंग स्किल्स मेरे सामने काम नहीं आने वाली है। बेहतर होगा आप जहाँ है वहीं रहे। आप सब चाहे जितनी एक्टिंग कर लीजिए, पर अब बिजनेस से आपको एक फूटी कोड़ी भी नसीब नहीं होगी, बीको जब बिजनेस में संभालने वाली है। बोलते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। ये सुनते ही वीरेन, सुमित्रा और दिया को 440 वॉट का झटका लगा। उन सबको अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई सी महसूस हुई। अभिमान चाहे जहाँ रहे, पर बिजनेस पर वो वीरेन को लेकर कोई कंट्रोल नहीं करता, बट माया ने अगर बिजनेस संभाला तो वीरेन, सुमित्रा एक पैसे के लिए भी उसके मोहताज होने वाले थे। यही सोचकर वीरेन और सुमित्रा की सांसें हल्क में अटक गई थी। अभी उनकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि वो नया बिजनेस शुरू कर सके।
बिजनेस शुरू करने के लिए पहले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और वीरेन के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसका सारा पैसा ऑफिस में ही था। वो अपने सीईओ के केबिन में बने एक छोटे से रूम में अपने सारे पैसे रखता था, बट अब उसे कोई भी पैसे नहीं लेने देने वाला था, और जब माया खुराना एम्पायर संभलाने वाली थी तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। माया ने कुछ सेकंड अभिमान और आरशी के आने का इंतजार किया, पर वे दोनों ही नहीं आए तो माया ने हल्का सा सर घुमा, उन दोनों को देखा और फिर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो अभिमान और आरशी के सामने आकर रुकी और उन दोनों के हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए, अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना। बोलते हुए अचानक वो रुक गई। माया के चलते कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा, पीछे देखा, दिया ने अर्शी का हाथ पकड़ा था, जिससे अर्शी के चलते कदम रुक गए थे। माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसके माथे पर बल पड़ गया। उसका चेहरा धीरे धीरे सर्द होने लगा था। उसने एक नज़र दिया के हाथ को देखा और फिर सर उठा दिया को देखने लगी। माया की नज़रों की तपिश ऐसी थी कि दिया ने झट से सर उठा माया को देखा और उसकी नज़रों को देख वो एकदम से घबरा गई। उसकी पकड़ अर्शी के हाथ पर ढीली पड़ गई और लास्ट में उसने अर्शी का हाथ छोड़ दिया और वो अपने कदम पीछे ले अपना सर झुका खड़ी हो गई। माया के लब मुस्कुरा उठे और उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। माया बेटा, एक बार और सोच लो, तुम्हारा यही डिसीजन है, अर्शी ने माया को देखकर कहा। माया के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया अर्शी की बात सुनकर। वो उसी तरह सामने देखते हुए बोली, मॉम, मैं डिसीजन लेने से पहले सोचती हूँ और उसके बाद डिसीजन लेती हूँ। डिसीजन लेने के बाद मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई प्रॉमिस आपको भी कभी मेरे इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सक्सेस पाने के लिए हमें ये घर और इसके लोगों को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ इनके साथ रहते तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। बोलते हुए उसने एक नज़र वीरेन को देखा और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अब अभिमान और अर्शी ने माया से कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था उनके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, बस उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि उनकी बेटी उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सुमित्रा, वीरेन और दया तीनों बस उन सब को जाते देखते रह गए। कुछ देर पहले वे सब चाहते थे कि अभिमान और उसका परिवार यहाँ से निकल जाए, पर अब वे ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अभिमान और आरशी इस घर से जाए। माया से उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सारा बिजनेस अभिमान के नाम पर था और उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, बाकी किसी से नहीं। माया अभिमान और अर्शी के साथ पार्किंग एरिया में आए और उन दोनों को बैक सीट पर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। माया कार ड्राइव कर रही थी और कुछ ही पल में उनकी कार खुराना मेंशन से निकल गई। इधर दूसरी तरफ पीपल्स केयर हॉस्पिटल, अंगद इस वक्त एक वार्ड के बाहर खड़ा हैरानी से सामने टीवी देख रहा था। कामिनी मेहरा ने अपने बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में उठाया एक लड़की पर बेवजह हाथ। टीवी में आज की ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही थी। टीवी में बार बार कामिनी का माया पर हाथ उठाने वाला सीन दिखाया जा रहा था। एपिसोड 23। अंगद इस वक्त एक वार्ड के बाहर खड़ा हैरानी से सामने टीवी देख रहा था। कामिनी मेहरा ने अपने बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में उठाया एक लड़की पर बेवजह हाथ। टीवी में आज की ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही थी। टीवी में बार बार कामिनी का माया पर हाथ उठाने वाला सीन दिखाया जा रहा था। अंगद ने कस के अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ पल में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और किसी आदमी की घबराई हुई सी आवाज़ आई, हेलो सर। वो मीडिया वाले। तभी अंगद बीच में फ़ोन पर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है राहुल? तुम्हें पैसे किस चीज़ के मिलते हैं? मैंने तुम्हें कल ही बोल दिया था ना कि कल रात की कोई भी चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, और जब चीज़ें बाहर आई तो सारी क्यों नहीं? आधी अधूरी चीज़ें बाहर लाकर क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, फिर भी तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। जान सकता हूँ क्यों? इस आधी न्यूज के जरिए मुझे और मॉम को ट्रिगर किया जा रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिसे सुन एक पल के दूसरी तरफ वाला आदमी, जिसका नाम राहुल और वो अंगद का पर्सनल असिस्टेंट था, वो डर से पूरा कांप गया। इधर आने जाने वाले पेशेंट मुड़ मुड़ कर अंगद को देख रहे थे, जिसका सारा ध्यान अपने फ़ोन पर था। सर प्लीज़ धीरे बोलिए, ये हॉस्पिटल है और आपके चिल्लाने से यहाँ पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक नर्स ने अंगद का चिल्लाना सुन उसके पास आकर कहा। अंगद ने सर घुमा, नर्स को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी। तभी दूसरी तरफ से राहुल हैरानी से बोला, क्या कहा सर आपने? आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही अंगद ने नस पर से नजरें हटा, फ़ोन को आंखों के सामने कर घूर के उसे देखा और दूसरे ही पल फिर से चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना तो अच्छा नहीं होगा।
तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो अंगद मेहरा तुम्हें सॉरी बोले। 10 मिनट में सारी बातें शांत हो जानी चाहिए। ये सब तुम कैसे करोगे? ये तुम्हारा लुकआउट है, इसलिए जल्दी से जो भी करना है करो, वरना फिर तुम्हें मैं देखूंगा। बोलकर उसने बिना राहुल के आगे की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर वो नस गुस्से से अंगद को घूर रही थी। अंगद की नजरें जैसे ही नस पर पड़ी, वो गुस्से में दांत पिसकर बोला, व्हाट? अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर के अपना काम करो। बोलते हुए वो गुस्से से नस को घूर रहा था। अंगद की तेज आवाज सुन नस एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से वहां से एक वार्ड के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद अंगद वहीं रखी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी लेब पर रख मुंह के पास लगाए हुए थे और वो शूज से लगातार फ्लो पर टक टक कर रहा था। वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, आई नो इन सब के पीछे किसका हाथ है। माया अपनी माया फैलाकर अंगद मेहरा को ट्रिगर कर रही है, बट रॉन्ग मूव बेबी, वेरी रॉन्ग मूव। खुद को इंटेलिजेंट समझना और मुझे मूर्ख समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम मुझे अच्छे से जानती ही कहाँ हो। आई एम श्योर अगर तुम मुझे जानती तो ये सब कभी नहीं करती। बोलकर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। कुछ पल हंसने के बाद वो चुप हो गया और सामने वार्ड को देखते हुए बोला, खून के बदले खून और चोट के बदले चोट, यही हिसाब है अंगद मेहरा का। मेरी मॉम को हॉस्पिटल बेड तक लाने के बाद तुम्हारे मॉम डैड आराम से रहे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। बोलते हुए उसने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। कॉल पिक होते ही अंगद ने फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी से कुछ कहा, उसे कुछ समझाया और फिर कॉल कट कर तिरछा मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये उसके अलावा किसी को नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ बलिन में रिवांश इस वक्त एक फैक्ट्री में खड़ा सामने एक जगह देख रहा था, जहां ड्रग्स के पैकेट एक बॉक्स में पैक किए जा रहे थे। शायद ड्रग्स की सप्लाई दूसरी कंट्री में होने वाली थी, इसलिए ही उसके कार्टून पैक किए जा रहे थे। तभी एक आदमी रिवांश के पास आया और अपना सर झुकाकर धीरे से बोला, आरवी सर, सारा काम हो गया है। इंडिया की गवर्नमेंट का एक आदमी हमारी हेल्प के लिए रेडी है। उसकी हेल्प से हम इंडिया में आराम से ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं, और इटली में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लंदन वहाँ ड्रग्स सप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है और वहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है, जिस वजह से वहाँ ड्रग्स भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। उस आदमी की बात सुनकर भी रिवांश के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वो सामने देखते हुए बोला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना आता है मुझे। तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। ये बोलते हुए उसने सर टेढ़ा कर उस आदमी को देखा जो कांप रहा था। तभी रिवांश तेज आवाज में बोला, यही खड़े रहने का इरादा है या फिर कुछ काम भी करना है? अगर काम नहीं किया जा रहा है तो जस्ट टेल मी, अभी तुम्हारा काम खत्म कर देता हूँ। बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल उस आदमी के फहद पर पॉइंट कर दी। वो आदमी जो पहले से कांप रहा था, वो और ज्यादा कांप गया। वो धीरे से कांपती आवाज में बोला, सॉरी सर, मैं अभी सारा काम खत्म करता हूँ। बोलकर वो तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला गया, जहां ड्रग्स के पैकेट्स को बड़े बॉक्स में पैक किया जा रहा था। रिवांश वही खड़ा सबको देख रहा था। कुछ देर बाद रिवांश बाहर खड़ा सामने एक जगह देख रहा था, जहां 2-3 ट्रक खड़े थे और उनमें सेव की पेटियां भरी जा रही थी। उन सेव की पेटियों के नीचे ड्रग्स के बॉक्स थे जो बलिन से लंदन जाने वाले थे। ट्रक से लंदन जाने में लगभग 12 घंटों का टाइम लगने वाला था और इन ट्रक्स के साथ रिवांश भी लंदन जा रहा था। वो ज्यादातर अपना काम बलिन से ही करता था। कभी कोई इमरजेंसी या डेंजर जगहों जहां उसे लगता था कि उसका जाना जरूरी है वहीं वो जाता था, अदरवाइज वो नहीं जाता था। कुछ देर बाद सारे बॉक्स ट्रक में पैक कर दिए गए थे। उन सबको देखकर यही लग रहा था कि सेव की पेटियां ही रखी है, उसके अलावा उसमें कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ड्रग्स के बॉक्स को सबसे आगे रखा गया था और उसके बाद सेव की पेटियां, जिससे वे बॉक्स बिल्कुल सेफ थे। कुछ देर बाद वे तीनों ट्रक बलिन की सड़कों पर फुल स्पीड में चल रहे थे। उनके आगे 3 कार्स चल रही थी, जिसमें बीच वाली कार में रिवांश बैक सीट पर अपना सर पीछे टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो कुछ सोच रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।